हेलो वंश लवर्स, कैसे हो आप सब लोग। माय क्यूट नॉटी ड्रैगन हस्बैंड के पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वंश के फैमिली मेंबर्स को विंग के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और सब लोग विंग को एक्सेप्ट भी कर लेता है और विंग भी सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल गया था। अब विंग को तो यहाँ इतने अच्छे लगने लगा था कि विंग इस ह्यूमन रिलम को छोड़ के अपने रिलम में जाना ही नहीं चाहता था। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विंग अब देखा जाए तो एक तरफ से लैन फैमिली का ही एक मेंबर बन चुका था। पहले तो वो पूरा दिन वोंगजी के साथ चिपका रहता था, लेकिन जब एक हफ्ता बीत गया और वोंगजी को विंग को वापस भेजने का तरीका अभी भी नहीं मिला, तब विंग धीरे धीरे लैन फैमिली मेंबर से भी घुलने लगे। लैन ई के साथ विंग का रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया था। लैन ई विंग को बिल्कुल अपने बेटों जैसे प्यार करती थी और विंग भी लैन ई के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रही थी। विंग को बिल्कुल लैन ई में अपना मदर दिखाई देता था। उसका मदर हमेशा से विंग का इतना ही ज़्यादा केयर करती थी जितने ज़्यादा वोंगजी के मदर विंग का केयर करती थी। अब तो विंग ने वोंगजी को गार्जियन नाम छोड़कर वोंगजी नाम से ही बुलाना शुरू कर दिया था। विंग अब वोंगजी के साथ जाने का जिद ना करके हर टाइम मैडम यू के लैन ई के साथ रहने का जिद करता था, क्योंकि उसे लैन ई के साथ बहुत अच्छा खाने को जो मिलता था। लैन ई अक्सर विंग को बड़े बड़े रेस्टोरेंट या फिर मैकडोनल्ड्स या फिर स्टारबक्स KFC जैसे जगहों पर ले जाता था और विंग को बहुत अच्छा खाना खिलाती थी। विंग को शॉपिंग पर ले जाती थी। विंग के लिए उन्होंने ढेर सारा शॉपिंग किया था। विंग के वर्ल्ड में भी लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन विंग के वर्ल्ड के कपड़े और इस रिलम के कपड़े दोनों ही बिल्कुल अलग थे। जहाँ ह्यूमन रिलम के इंसान बिल्कुल मॉडर्न इरा जैसा कपड़े पहनते हैं जैसा कि आज हम लोग पहनते हैं, और वही विंग के ड्रैगन रिलम के लोग बिल्कुल एनिशिएंट चाइनीज ड्रेस वेयर करते थे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ हानफू वेयर करते थे। विंग पहली बार ऐसे ड्रेस को देखकर हैरान हो गया था, लेकिन बाद में उसे ये ड्रेस उससे भी अच्छा और कंफर्टेबल होने लगने लगा। इस एक हफ्ते में वोंगजी का मन विंग का आदत से बढ़ गया था। जब विंग ने कहा था कि वो वोंगजी के साथ नहीं जाएगा और वो लैन ई के साथ रहेगा, तब वोंगजी को बुरा लगा था। उसे पता था कि उसके मदर ने ही ज़रूर विंग को कुछ चीज़ों के बारे में लालच दिया होगा, जिसके लालच में आकर विंग उसके मदर के साथ रहने के लिए डिमांड कर रहा था। लेकिन बाद में वोंगजी सोचता है कि यह विंग के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि क्या होगा अचानक से अगर कुछ टेस्टिंग करते वक्त विंग को कुछ हो जाता है या फिर विंग वहाँ से गायब हो जाता है, तो फिर वोंगजी विंग को कहाँ ढूंढता फिरेगा। इससे अच्छा तो यही है कि विंग उसके मदर के साथ रहे। और वोंगजी को अपने मदर के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा क्लिंजी थी। उसे पता था अगर विंग वोंगजी के मदर के साथ रहेगा तो वोंगजी के मदर हमेशा विंग पर अपना कड़ा नज़र कराए रखेगी और कोई चांस ही नहीं है कि विंग उसके मदर के नज़रों से फांकी देकर कहीं जा सके। विंग तो इस रिलम में इतने मस्तीखोर बन चुका था कि वो अपने रिलम के बारे में भूल ही गया था। वो इस बारे में भी भूल गया था कि उसके रिलम में एक फैमिली है जिसमें उसका मदर, फादर और उसका ब्रदर उसका इंतज़ार कर रहा था। भले ही विंग अपने फैमिली को भूल गया है, लेकिन विंग के फैमिली विंग को कैसे भूल जाए। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि वोंगजी अपने ब्रदर सिचन के साथ लैब में कुछ टेस्टिंग कर रहा था। उस टाइम मशीन को ठीक करने में सिचन उन लोगों को मदद कर रहा था। वो लोग टाइम मशीन में कुछ चेंजेस करते हैं और फिर टाइम मशीन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अचानक से फिर से वहाँ बिल्कुल वैसा ही धमाका होता है जैसा विंग के आने के टाइम पे हुआ था। ज़मीन हिलने लगता है और चारों तरफ अजीब सा माहौल बन जाता है। वोंगजी और सुयांग तो पहले से ही इस बारे में वाकिफ था, लेकिन सिचन इस बारे में पूरा नया था। सिचन को बहुत डर लगने लगता है। वो सोचता है कि क्या सच में भूकंप आ गया है, लेकिन वोंगजी और सुयांग सिचन को समझाते हैं कि उसे डरने का कोई बात नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है। जब विंग आया था तब भी ऐसा ही हुआ था। देखते ही देखते विंग के जैसा एक और ड्रैगन बल्ब फिर से उन लोगों के लैब में आ पहुंचा। ये ड्रैगन बल्ब विंग से थोड़ा सा बड़ा था साइज में, और देखते ही देखते उस ड्रैगन बॉल ने अपने आप को एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर लिया। सभी लोग इस नज़ारे को अपने आंखों के सामने देख रहे थे। वही लैब में सिर्फ और सिर्फ वोंगजी, सुयांग और सिचन मौजूद थे। सुयांग और वोंगजी को तो पहले से ही पता था कि क्या होने वाला था, इसीलिए दोनों पहले से ही अपने आंखों को बंद करके हुए पीछे मुड़ जाता है। लेकिन सिचन, जो कि इस बारे में बिल्कुल अनजान था, वो बस अमेज होकर उस ड्रैगन को देख रहा था और उस ड्रैगन के पास जाने की कोशिश कर रहा था। वो उस ड्रैगन के पास जा ही रहा था कि अचानक से वो ड्रैगन अपना रूप बदल लेता है और एक इंसान लड़के में तब्दील हो जाता है। जैसा कि विंग के टाइम पे हुआ था, अब भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो ड्रैगन जब इंसान में तब्दील हुआ तब वो पूरा नंगा था। अब हैरान होने की बारी सिचन की था। सिचन जब उस नंगे लड़के को अपने सामने देखता है तो शर्म से उसका गाल पूरा लाल हो जाता है। वो तुरंत अपने नज़र को दूसरी तरफ घुमा लेता है और उसे कहता है, ये तुम कैसे खड़े हो।
वही ड्रैगन लड़का जो अभी अभी इंसान में तब्दील हुआ था वो बस चुपचाप एक टक लगाए हुए सिचन को घूरता है। सिचन तभी दूसरी तरफ घूरता है और देखता है कि सुयांग और वोंगजी तो पहले से ही अपना मुंह को दूसरी तरफ घुमाए हुए खड़ा है और उस तरफ नहीं देख रहा है। सिचन उन लोगों से कहता है कि ये क्या है। तब वोंगजी कहता है ये क्या है, मतलब क्या है, ये ऐसा ही होता है क्या, ये भी नंगा है। सिचन कहता है ये भी मतलब क्या, इसका मतलब वो भी ऐसा ही था क्या। वोंगजी और सुयांग दोनों पीछे से सिर हिलाते हैं। तभी वोंगजी अपने ब्रदर से कहता है कि आप उसे ऐसे ही घूरते रहोगे या फिर उसे कपड़े भी दोगे। सिचन नर्वस हो जाता है और कहता है मैं उसे कपड़े दूँ तो फिर मैं क्या पहनूँ। तभी वोंगजी अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर क्या आप भूल गए हो कि यहाँ हमारे कपड़े भी रखे होते हैं, जल्दी से जाओ उस रूम में और उसके लिए कपड़े ला कर दो। सिचन कहता है कि तुम लोग दो ना। वोंगजी कहता है क्या आप चाहते हो कि हम भी उस लड़के को ऐसे नंगा देखें, आपने तो देख ही लिया है तो फिर आपको देने में क्या प्रॉब्लम है। वोंगजी के बातों को सुनकर सिचन कहता है वोंगजी मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो। वोंगजी कहता है ब्रदर प्लीज़ जाओ और क्या आप उसे जल्दी कपड़े ला कर दोगे। सिचन जल्दी से उस रूम पे चला जाता है और एक पैंट शर्ट की जोड़ी लाकर उस लड़के को देता है और उसे कहता है कि इसे पहन लो। उस लड़के को तो उस बारे में पता ही नहीं था कि ये कैसे पहनते हैं। हालांकि शर्ट को उसने अच्छे से वेयर कर लिया था लेकिन वो पैंट को नहीं पढ़ पा रहा था क्योंकि ये एक स्किनी जीन्स था। वो उस जीन्स को लेता है, एक बार उस जीन्स को देखता है तो एक बार सिचन की तरफ देखता है। सिचन जो कि अपना आंखें को बंद करके वही फिर खड़ा हुआ था। वो लड़का कहता है इसे कैसे पहनूं। सिचन डिसबिलीवली उस लड़के की तरफ देखता है और सोचता है रियली क्या तुम्हें सच में नहीं पता। तभी वो लड़का नाम में अपना सिर हिला देता है। सिचन के पास तब और कोई चारा नहीं था, वो जाता है और उस लड़के को उस पैंट को पहना देता है। अब सभी लोग उस लड़के को एक टक लगाए हुए घूरते रहते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए। वो लड़का भी कहते हैं कि मैं यहाँ कैसे आया, हाँ मैं यहाँ कैसे आया। और मेरा भाई वो भी यहाँ पर आया है क्या, वो भी ऐसा ही आया है। वोंगजी जब विंग के नाम को सुनता है तब उसे समझ में आता है कि ये ज़रूर विंग को ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया है। वोंगजी उसे पूछता है कि विंग तुम्हारा कौन है और तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हें विंग के बारे में कैसे पता चला। तब वो कहता है कि विंग उसका ब्रदर है और बहुत दिन से विंग उनके रिलम से गायब है, इसीलिए वो बस विंग को ढूंढ रहा था और पता नहीं कैसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। वो ड्रैगन लड़का अपना नाम वे चैंग बताता है। सिचन को यह नाम बड़ा अच्छा लगा था और साथ ही साथ उस नाम बताने वाले का भी। सिचन ने पहली बार देखते ही वे चैंग को पसंद कर लिया था। वही वे चैंग सिचन के काइंडनेस को देखकर उसके दिल में भी सिचन के लिए कुछ ना कुछ तो चल रहा था, एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। वे चैंग कहता है क्या मेरे ब्रदर आप लोगों के पास है। तब सिचन कहता है हाँ वो हमारे घर पे ही है। वे चैंग कहता है प्लीज़ मेरे भाई को लौटा दो, मैं उसे अपने साथ अपने रिलम में लेके जाऊँगा। सब लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मतलब ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। वे चैंग पूछता है कि क्यों नहीं हो सकता। तब सभी लोग कहते हैं कि यहाँ आने का तो रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता उन लोगों को अभी तक नहीं मिला। विंग को भी वो लोग भेजना चाहते थे लेकिन क्योंकि इस वजह से कि उन लोगों को वहाँ भेजने का कोई रास्ता नहीं मिला, अब अचांग को भी उन लोगों के साथ ही रहना पड़ेगा। सिचन तुरंत हाँ में सिर हिला देता है और कहता है हाँ तो ये विंग का ब्रदर है, ये विंग के साथ ही रहेगा ना, ये भी हमारे घर जाएगा। वोंगजी अपने ब्रदर के हालत को समझ रहा था और वो मन में सोच रहा था कि ब्रदर आपने बहुत मुझे टीस कर लिया, अब मेरी बारी है। वोंगजी भी अब सिचन को टीस कर रहा था और कह रहा था अच्छा क्या आप इसे अपने साथ अपने घर में लेके जाना चाहते हो, लेकिन मैं कह देता हूँ हाँ मेरे रूम पे पहले से ही विंग रहता है, मैं तो अब इसे अपने साथ नहीं रखने वाला। आप चाहो तो आप इसे अपने साथ रख लो और अगर आप अपने रूम पे इसे रख सकते हो तो ही इसे लेके चलो। उस दिन वो लोग वे चैंग को भी अपने साथ लैंड मेंशन में लेके आ गए थे। विंग क्योंकि अपने भाई को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया था और उछलते कूदते वे चैंग के बाहों में जाकर लग गया। वो विंग लिटरली वे चैंग के गोदी में चढ़ गया था और बंदरों की तरफ उछल रहा था। वो ड्रामा करते हुए कहता है आज चैंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुमने इतना देर क्यों लगा दिया मुझे ढूंढने में, तुम्हें पता है मैं यहाँ कितने ज़्यादा रोता था, हर वक्त मैं तुम्हें मदर को और फादर को याद करता था। सभी लोग विंग के मगरमच्छ के आंसुओं को देख रहे थे, भला ये ड्रैगन कब अपने फैमिली मेम्बर्स को याद करता था। इसने तो खुद कह दिया था कि इसे अपने रिलम में वापस नहीं जाना है, इसे यही ह्यूमन रिलम में रहना है। विंग ने अपने मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसुओं से वे चैंग को पूरा यकीन दिला दिया था कि विंग यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन वोंगजी ने ही उसे अपने पास पकड़ के रखा था। और दूसरी तरफ वे चैंग जब नोटिस करता है कि विंग वोंगजी के रूम में रह रहा था तब वे चैंग ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं कर पाया। उसने तो एक बार वोंगजी को अपने साथ बुलाकर अपने ड्रैगन फॉर्म में आकर वोंगजी को डराने की भी कोशिश किया, लेकिन क्या वोंगजी इस सब चीज़ों से डर सकता था।
जब वोंगजी वेचंग की इस हरकतों से नहीं डरा तब वेचंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आया। वो हर वक्त वोंगजी को थ्रेट देता फिरता था कि वो विंग से दूर रहे, लेकिन अब जब वेचंग वोंगजी को विंग से दूर रहने के लिए कह रहा था तब न जाने वोंगजी के दिल में विंग के लिए और भी ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप हो रहा था। जो वोंगजी पहले विंग को एक फूटी आँख भी नहीं पाता था, अब वही वोंगजी विंग की तरफ एक खिंचाव महसूस करता था और हर वक्त विंग से चिपके रहने का बहाना ढूंढता था। विंग भी वोंगजी की इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अनॉय फील करता था और कभी कभी तो वोंगजी के बम पे ज़ोर ज़ोर से काट लिया करता था। जब वोंगजी को काटता था वोंगजी 2 दिन तक तो शांत रहता था, फिर से विंग को परेशान करने लगता था। अब वोंगजी को विंग को परेशान करना बड़ा ही एडवेंचरस लगता था। उसे विंग के बारे में और भी कुछ जानने के लिए इच्छा हो रहा था। दूसरी तरफ वेचंग को रहने के लिए गेस्ट रूम दिया गया था। सिचन ने तो कह दिया था कि अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो वेचंग सिचन के साथ रह सकता है, लेकिन वोंगजी के मदर ने तुरंत ना कर दिया था। सिचन अपने मन में सोचता है कि ये तो उस विंग को वोंगजी के रूम में खुद छोड़ के आता है हर रोज़ और मुझे इससे अलग रहने की सलाह दे रही है। फिर मेरी मदर हम दोनों में इतना भेदभाव क्यों करती है? लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि उसकी मदर उसे और वोंगजी को दोनों को ही एक जैसा प्यार करती है। वेचंग भी धीरे धीरे अब लैन फैमिली मेम्बर्स के साथ घुलने लगा था, सिवाय वोंगजी के। एक तरफ जहाँ वो सिचन को धीरे धीरे पसंद करने लगा था उसकी काइंडनेस की वजह से, वही दूसरी तरफ वो वोंगजी को एक दुश्मनों से भी बदतर ट्रीट करता था। ना ही वोंगजी वेचंग को झेल पाता था और ना ही वेचंग वोंगजी को झेल पाता था। ऐसा लगता था कि मानो दोनों के बीच में सदियों का आंकड़ा था। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और एक साथ रह रहे थे। लैन ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो सिचन के साथ वेचंग का और वोंगजी के साथ विंग का रिश्ता पक्का कर देंगी और कुछ दिन बाद दोनों का ही सगाई कर देंगी। उसका वो सोचने के कुछ दिन बाद ही विंग और वेचंग के पेरेंट्स उन दोनों को ढूंढते ढूंढते ह्यूमन रिलम में आ गए थे। विंग और वेचंग जैसे आया था उसके पेरेंट्स भी बिल्कुल वैसे ही आए थे। अब उसके पेरेंट्स भी उन लोगों के साथ लैंड मेंशन में रह रहे थे। इस बीच उन सभी के बीच में बहुत ही अच्छा दोस्ती हो गए थे। लैन ई और विंग के मदर कांगसी सिरंग के बीच में तो बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी। जहाँ लैन ई पहले अपने किटी पार्टी में ज़्यादातर बिजी रहती थी, अब तो मानो वो अपना किटी पार्टी भूल ही चुकी थी। वो हर वक्त कांगसी सिरंग के साथ चिपके रहती थी। उसने तो कांगसी सिरंग के साथ मिलकर ये डिसाइड कर लिया था कि अपने बच्चों का आपस में शादी कराएंगे ताकि वो दोनों रिश्तेदार बन सके और बिना रोक टोक की एक दूसरे के रिलम में आ जा सके। वही विंग के फादर वेचंग के साथ वोंगजी के फादर लैन चिरन के भी अच्छी दोस्ती हो गए थे। जब सब लोग बात करते हैं तब सब लोगों को ये पता चलता है कि वेचंग से और कांगसी सिरन तो पहले से ही इस ह्यूमन रिलम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। सिर्फ जानती ही नहीं थी, जब वो लोग अपने टीनेजर में थे तब वो लोग कई बार इस ह्यूमन रिलम में आ चुके थे। लेकिन एक बार उल्फ रिलम के कुछ उल्फ उन लोगों पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से ह्यूमन रिलम और ड्रैगन रिलम के आने जाने का रास्ता पूरी तरह से टूट चुका था। और आज कई साल बाद वोंगजी की मदद से वो पोर्टल फिर से खुल गया था, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ आए थे। सभी लोग वोंगजी को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्योंकि वोंगजी की वजह से ही वो लोग फिर से इस रिलम में आ पाए और अपने टीनेजर के दिनों को जी पा रहे थे। वो लोग तकरीबन 10-12 दिन तक इस ह्यूमन रिलम में एक साथ रुकते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। लेकिन फाइनली उन लोगों का जाने का टाइम आ चुका था, क्योंकि कुछ दिन बाद ही मून फेस्टिवल आने वाले थे और मून फेस्टिवल के टाइम वो लोग अपने रिलम को छोड़ के दूसरे रिलम में तो बिल्कुल नहीं रह सकते थे। सभी लोग बहुत ही उदास थे, क्योंकि आज वे फैमिली लैन फैमिली को छोड़कर अपने रिलम में वापस जा रहे थे। विंग भी उदास था। वेचंग और सिचन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दूरियां मानो उन लोगों की बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ विंग, जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, चाहे वो इस रिलम में हो या फिर उस रिलम में, वो तो हर वक्त अपने धुन में ही रहता है। उसे अपने अलावा किसी और चीज़ तो दिखता ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वोंगजी, जो कि विंग के चले जाने के गम से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। लैन ई वोंगजी के फेस में पहली बार एक सैडनेस नोटिस कर रही थी, लेकिन इस बार उसके बेटे के इस सैडनेस से उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी और चैन महसूस हो रहा था। उसे तो वो चीज़ मिल रहा था जो वो चाहता था। वो चाहती थी कि उसके बेटे का एक पार्टनर हो जिसे उसका बेटा इतना प्यार करे कि उसके लिए अपने काम तक को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। और शायद आज उन्हें यकीन हो गया था कि विंग ही वो पार्टनर है जो उसके बेटे को पूरी तरह से बदल सकता है। कांगसी सिरन और लैन ई दोनों ही बहुत ज़्यादा दुखी थे। लैन ई कांगसी सिरन से कहती है, क्या ऐसे कोई रास्ता नहीं जिससे कि तुम्हारे जाने के बाद भी हम लोग आपस में कनेक्ट रख सके?
क्या होगा अगर तुम लोग चले गए और फिर कभी भी वापस नहीं आए। मैं तो तुम्हारे दोनों बेटों के लिए, अपने दोनों बेटे के रिश्ते के बारे में सोच रही थी, लेकिन इससे पहले ही तुम लोग जा रहे हो। कांग्सी सेरान, जो खुद भी अपने दोनों बेटों को दोनों लैंड जेट के साथ देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी, वो भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि उसके दोनों बेटे दोनों लैंड हायर के साथ बच जाए। वो भी लैंड इको कहती है कि भले ही हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि हम ज़रूर वापस आ जाएंगे। ड्रैगन होने की वजह से उन लोगों के पास कुछ पावर्स थे, जिसे यूज़ करके वो लोग कहीं भी एक बटरफ्लाई मैसेज भेज सकते थे, चाहे वो किसी भी रिलम में हो। वे चांग से कांगसी सेरान लैंड इको उस मैसेज के बारे में सिखा देती है कि कैसे उसे उस बटरफ्लाई मैसेज को यूज़ करना है। भले ही लैंड ई खुद उस मैसेज को यूज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन जब कांगसी सेरान लैंड इको वो मैसेज सेंड कर रही होगी, तब तक लैंड ई उस मैसेज का सही से जवाब दे पाएगी। उसके बाद सभी लोग एक दूसरे से अलविदा कहते हैं और एक दूसरे के साथ बिखर जाते हैं। सभी के आंख नम थे, सभी के आंखों में ही थोड़ा थोड़ा आंसू था। सब लोग इसी उम्मीद में एक दूसरे को बाय बाय कह रहे होते हैं कि वो लोग फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे। यहीं पर हमारे फ्लैशबैक ख़त्म होता है। वे फैमिली तकरीबन एक हफ्ते तक लैंड फैमिली में रुकता है। वांगजी के लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, भला वांगजी इस अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ सकता था। वांगजी ने बहुत ही अच्छे से प्लानिंग कर लिया था कि आखिर उसे क्या क्या करना है। इन 10 दिनों में वांगजी ने वुइंग को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। जहाँ पहले वुइंग वांगजी को छोटी छोटी बातों से अनोय किया करता था, वही अब वांगजी छोटी छोटी बातों से वुइंग को अनोय किया करता है। वुइंग तब 20 साल की था और अब 21 साल की हो गया है। वुइंग अब पहले से भी शायद ज़्यादा मैच्योर हो गया था, जिस वजह से वो वांगजी के एक्शन को समझ पाता था। वुइंग के दिल में भी वांगजी के लिए कुछ कुछ था, लेकिन वुइंग वांगजी के सामने ऐसे दिखा नहीं सकता था। वुइंग को पता था कि वांगजी वुइंग को पसंद करता है और इसीलिए वुइंग वांगजी को और भी ज़्यादा नखरे दिखा रहा था। वुइंग हर वक्त एक सख्त लौंडा बने घूमते फिरता था और दूसरी तरफ वांगजी था जो कि हर टाइम वुइंग को ये समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था कि वो वुइंग को पसंद करता है और वुइंग को चाहता है। वे फैमिली के सभी के लिए लैंड फैमिली में अलग अलग कमरे डिसाइड कर दिया गया था। जहाँ वुइंग को एक गेस्ट रूम दिया गया था, वही वे चांग को दूसरा गेस्ट रूम दिया गया था और वुइंग के पेरेंट्स को एक दूसरा गेस्ट रूम दिया गया था। पहले वुइंग वांगजी के रूम में जाकर रहता था, लेकिन अब तो वांगजी वुइंग के रूम में हर टाइम आके रहता है। वुइंग कभी कभी उसे अपने कमरे से बाहर निकल देता है, लेकिन वांगजी अगले ही पल फिर से स्पेयर की लेकर वुइंग के रूम में चला जाता था। एक दिन रात में जियांग चांग को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगा था, जिसकी वजह से वो नीचे पानी लेने के लिए आया था, क्योंकि उसके रूम में पानी ख़त्म हो गया था। वो विंग के रूम के सामने से ही जाता है कि वो विंग के रूम से कुछ आवाज़ नोटिस करता है। उसे तुरंत कुछ डाउट होता है और वो तुरंत उस रूम को खोलता है और अंदर जाके देखता है कि फिर से विंग बेड पर लेटा हुआ है और वांगजी विंग के ऊपर है। फिर से जियांग चांग वांगजी को विंग के ऊपर से हटाता है और वांगजी के ऊपर चिल्लाने लगता है। विंग कहता है, देखो आचांग, तुम प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हारे चिल्लाने की वजह से घर वाले उठ जाएंगे। लेकिन वे चांग फिर से नहीं सुनता, वो फिर से चिल्लाने लगता है। अब तो विंग बहुत ही अनोय हो चुका था। पहले तो वांगजी ने उसे अनोय कर दिया है और अब उसका ये ब्रदर। विंग गुस्से में अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है और वे चांग के पीछे जाकर बहुत ज़ोर से काट लेता है, जिसकी वजह से वे चांग इतना ज़ोर से चिल्ला के उठता है कि पूरे घर के सारे लोग अब विंग के कमरे में थे। विंग सिर झुकाए अपने बेड पर बैठा था, वही वांगजी विंग के पास ही में खड़ा हुआ था और आवाज चांग अपने बट को सहला रहा था, क्योंकि विंग ने उसे यहाँ इतने ज़ोर से जो काटा था। लान ए वांगजी को डांटते हुए कहता है कि आखिर तुम इतनी रात गए इस कमरे में क्या कर रहे थे। यहाँ चांग वांगजी के कंप्लेन करते हुए कहता है, ये हर वक्त मेरे ब्रदर का पीछा करता हुआ रहता है और ये बुद्धू इंसान ड्रैगन, इसे तो पता भी नहीं है कि ये इसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था। आपको पता है कि ये हर वक्त मेरे भाई के ऊपर चढ़ा रहता है और मेरे भाई को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। मैंने कितनी बार उसे अपने ब्रदर के ऊपर से पकड़ा है। जियांग चांग ने फ्लो में इतना कुछ बोल दिया था कि सभी के गाल शर्म से लाल हो गया था। सभी लोग अपना सिर नीचे झुकाए हुए था, क्योंकि एक दूसरे की तरफ देखने की किसी को भी हिम्मत नहीं हो रहा था। वही सिचान जो बिल्कुल भूत बना हुआ खड़ा था और विंग तो डिसबिलीवली वही चांग की तरफ देख रहा था। विंग को गुस्सा आता है और वो कहता है, हाँ वो मेरे ऊपर होता है तो क्या हुआ, मैंने भी तो तुम्हें कितनी बार देखा है सिचान काकू तुम्हारे ऊपर। मैं क्या तब तुम्हें परेशान करने के लिए गया हूँ, तुम क्यों आते हो मुझे परेशान करने के लिए। अब तो सब लोग बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गए थे और सिचान, उसे तो ऐसा लग रहा था कि कोई बस उसे एक जहर ला के दो, वो जहर पी के वही अपने आप को ख़त्म कर देगा। कांगसी सेरान फिर से अपना सिर पीटती है और कहती है, हे भगवान, मुझे ऐसे नालायक बच्चे क्यों नसीब हुए हैं। आखिर मेरे बच्चे को थोड़ा सा तो अकल दे देते आप।
वे चैंग से विंग और आचन दोनों को डांटते हुए कहता है, आशियान आचन, ये कैसे हरकत है? तुम लोग आधी रात को ये सब कर रहे हो? क्या तुम लोगों को मैनर्स फिर से शुरू से सिखाना होगा? विंग और आचन दोनों ही एक साथ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, फादर अब इससे कहो ना, मुझे क्यों कह रहे हो? मैंने क्या किया? वे चैंग से और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और दोनों से कहा, अच्छा तुम दोनों को बिल्कुल समझ नहीं है कि तुम दोनों ने क्या कहा और क्या कर रहे हो? याद रखना, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर एक बार भी तुम लोग इसके बाहर कुछ किया और किसी को भी डिस्टर्ब किया तो समझ लेना कि इस रिलम में तुम्हारा ये आखिरी दिन होगा। वही शादी के बारे में तो भूल ही जाओ। आचंग बिल्कुल डर गया था अपने फादर के ऐसे बातों को सुनकर। भला कितने मुश्किल से वो सिचन के साथ हो पाया है और अभी उसके इस नादान से भाई के कारण उसका फादर उसका रिश्ता तोड़ने की बात कर रहा है। वे चैन ने तो मन ही मन ठान लिया है कि भला उसका ब्रदर चाहे जिए या फिर मरे, उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस अपने सिचन से मतलब है। वो दूसरी बार उसके ब्रदर के लाइफ में ना कराने के लिए कभी भी नहीं जाएगा। वो अपना कान पकड़ता है कि यही उसका आखिरी टाइम है। वही विंग था जो कि अपना मन में बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि तभी विंग को भी मज़ा चखाने के लिए कांगसी शरण कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि मैं फोंगजी और विंग का भी रिश्ता कराऊंगी, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल हो। अब तो डरने के बारे विंग का था। जो विंग थोड़ी देर पहले जियांगचंग का मजा ले रहा था, अब वो खुद ही डर गया। विंग अपने मदर से कहता है, क्या 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 हम दोनों का रिश्ता? वोंगजी तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा गया था। वह तुरंत कांगसी शरण के पास चला जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर चूम लेता है और कहता है, थैंक यू आंटी, मुझे पता था आप हमें ज़रूर समझोगे। वोंगजी के ऐसे एक्शन देखकर सभी लोग और भी डिसबिलीवली वोंगजी की तरफ देखने लगे। लानी अपने मन में सोचती है, क्या विंग ने मेरे बच्चे को बिल्कुल अपने जैसा बना दिया? मेरे स्टोन फेस जैसे बेटे के फेस में इतना सारा एक्सप्रेशन। थैंक गॉड कि मेरे बेटे के लाइफ में विंग आया था। पता नहीं अगर विंग इसके लाइफ में ना होता तो ये वो ही सरू सा फेस बनाकर और कितने साल घूमता रहता। अब जब जोनो फैमिली में विंग और वोंगजी का रिश्ता तय कर दिया था, तब वो जियांगचंग उन दोनों के बीच में और ज़्यादा नहीं आ पाया। जियांगचंग कभी कभी तो कोशिश करता था दोनों के बीच में घुसने का, लेकिन वोंगजी उसे बिल्कुल बाहर फेंकता था। अब तो वोंगजी को और भी ज़्यादा मौका मिल गया था विंग के पास रहने का। जब भी विंग वोंगजी के आवाज़ से भागने की कोशिश करता था, वोंगजी विंग को दीवार पर पिन कर देता था और उसे पैशनेटली किस कर देता था। वोंगजी के मन में तो अब लड्डू फूट रहा था कि विंग उसके पास है, उसे और क्या चाहिए भला। लेकिन इन दिनों में वोंगजी ने विंग को बिल्कुल प्रपोज नहीं किया था और विंग को इसी बात का गुस्सा था कि अगर ये इंसान विंग को पसंद करता है तो वो विंग को बोल क्यों नहीं रहा है। और उस बात को लेकर विंग वोंगजी को इग्नोर करता फिरता था। वे फैमिली अपने रिलम वापस जाने के लिए रेडी था। वे चंग से अपने आंखों को बंद करता है और दोनों हाथ हवा में फैलाता है। उसके हाथों में हवा में ही कोई चीज़, बिल्कुल काट जैसे दिखने वाला कोई चीज़ आ गया था। वो उन चीज़ों को लैंचरन के हाथों में थमा देता है और कहता है कि मून फेस्टिवल के कारण वो लोग यहाँ नहीं आ सकते और मून फेस्टिवल के दिन ही उनके चारों बच्चों का एंगेजमेंट सेरेमनी रखा गया है। उन लोगों को अब ड्रैगन रिलम में जाना पड़ता। ड्रैगन रिलम में मून फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के बाद मून गॉडेस के सामने उन लोगों को आशीर्वाद देना पड़ता, तब जाके उनके वो एंगेजमेंट कंप्लीट होता। उन लोगों को कहा, कांगसी शरण ने कहा कि वो उन्हें बटरफ्लाई मैसेज भेज देगी और जिस दिन उन्हें मैसेज मिल जाएगा उसके अगले ही दिन उन्हें ड्रैगन रिलम के लिए निकलना पड़ेगा। वो लोगों ने पूछा था कि वो कैसे जाएगा। तभी वह कांगसी ने कहा, जो कार्ड मैंने तुम्हें दिया है, तुम सभी लोग उस कार्ड के ऊपर अपना एक फिंगर रखना और उन्हें एक मंत्र एन्चेंट करने के लिए कहा। वो मंत्र एन्चेंट करना, उसके बाद तुम लोग ड्रैगन रिलम में पहुंच जाओगे। वो लोग अपने रिलम के लिए निकल गए, लेकिन वोंगजी और सिचन बड़े ही दुखी थे। उन लोगों का एक तरफ ये खुशी तो था कि कुछ दिनों बाद उन लोगों का एंगेजमेंट सेरेमनी होगा, लेकिन इस दुख में भी था वो लोग कि उनके पार्टनर्स अब उनके रिलम से वापस जा रहे हैं और पता नहीं मून फेस्टिवल कब आएगा और वो लोग कब अपने अपने पार्टनर से दोबारा मिल पाएंगे। वही विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि वो इतने दिन तक लैंड मेंशन में रहा और वोंगजी ने उसे एक बार प्रपोज करने की भी ज़रूरत नहीं समझा। उसने सिचन गाओ को देखा था कि वो आचंग को कितने सुंदर तरीके से प्रपोज किया था। आचंग इतना लकी है ना कि उसे सिचन का जैसे पार्टनर मिला है। और वही विंग, पता नहीं वो किस मनहूस घड़ी में वोंगजी को अपना पार्टनर बनाने के बारे में सोचा था। उसका वो पार्टनर ज़रा सा भी रोमांटिक नहीं है। हालांकि वो खुद को रोमांटिक दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश ही रहता है। वो तो जब भी विंग के पास आता है तब भी सिर्फ और सिर्फ विंग को किस करता है, विंग के बॉडी को स्निफ करता है और विंग के बॉडी में अपना हाथ फिराने की कोशिश करता है। उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं कि आखिर अपने पार्टनर को कैसे प्रपोज किया जाए, कैसे अच्छा फील कराया जाए। दूसरी तरफ सिचन का कितना अच्छा है, वो आचंग को हर वक्त कितना प्यार से रखते हैं।
आचरण के बिना बोले ही उसके सारे बातों को समझ जाता है। भगवान, आपने मेरे पार्टनर को ऐसा क्यों बनाया? विंग भगवान के सामने कंप्लेन कर रहा था। चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसा लगा। और जो कोई भी चैनल पर न्यू आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी फैमिली